अंततः शियांग जेनलांग के बार बार पूछने पर नव्या ने उन्हें पिछले कुछ दिनों में हुई सारी बातें बता दीं। शियांग जेनलांग इतने गुस्से में थे कि उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। क्या उन सबको लगता है कि मैं मर चुका हूँ? शियांग जेनलांग गुस्से से उबल रहे थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बुजुर्ग मालकिन और शियांग जेनहोंग नव्या पर इस तरह का दबाव डालेंगे। गनीमत है कि नव्या समझदार और काबिल थी, वरना क्या हालात बहुत खराब नहीं हो जाते। नव्या ने कहा, मैं अब ठीक हूँ पिताजी, कृपया इसे दिल पर मत लीजिए। नव्या नहीं चाहती थी कि शियांग जेनलांग उनकी खातिर पूरे शियांग निंग परिवार से दुश्मनी मोल लें, बिल्कुल वैसे ही जैसे श्रीमती किंगनिंग ने उस समय शियांग जेनलांग को पूरे परिवार को धोखा देने से रोकने के बजाय खुद एक उपपत्नी बनना स्वीकार कर लिया था। लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, शियांग जेनलांग ने मन ही मन सोचा, और फिर उन्हें एक विचार आया। ठीक है पिताजी, इस मामले को सावधानी से संभालेंगे, इसलिए तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नव्या निशब्द थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि अपने पिता द्वारा लाड़ प्यार पाकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। नव्या ने शियांग जेनलांग की तरफ देखा और अचानक उन्हें श्रीमती किंगनिंग की याद आ गई। एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि क्या उन्हें शियांग जेनलांग से श्रीमती किंगनिंग के बारे में पूछना चाहिए या नहीं। नव्या को चुप देखकर शियांग जेनलांग ने पूछा, क्या हुआ? तुम किस बारे में सोच रही हो? गहराई से विचार करने के बाद नव्या ने शियांग जेनलांग को सच बताने का फैसला किया। नव्या ने बड़ी सावधानी से कहा, पिताजी, एक बात और है, मैं पहले से ही जानती हूँ कि शियांगशी मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ श्रीमती किंगनिंग है। नव्या की बात सुनते ही शियांग जेनलांग के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और उनका चेहरा कठोर हो गया। नव्या ने शियांग जेनलांग के हाव भाव देखे और उनसे और ज़्यादा विवरण जानने के लिए दबाव नहीं डाला। यहाँ तक कि उन्हें सीधे श्रीमती किंगनिंग का मामला उठाने का पछतावा भी होने लगा। शियांग जेनलांग की आंखों में एक गहरा दुख छलक उठा, लेकिन वह धीरे धीरे शांत हो गया। उन्होंने धीरे से आह भरी और अंततः धीमे स्वर में बोले, हाँ, तुम्हारी माँ शियांग याहे नहीं है, भला वह इसके लायक कैसे हो सकती है? शियांग जेनलांग की तरफ देखकर नव्या को सिर्फ एक ही बात महसूस हुई, शियांग जेनलांग समर्पित थे, लेकिन साथ ही वे कठोर भी थे। उन्होंने अपनी सारी भावनाएं श्रीमती किंगनिंग के लिए उड़ेल दी थीं, और दूसरों के लिए नव्या को उनके भीतर कोई भावना नजर नहीं आती थी, सिर्फ उदासीनता और नफरत। नव्या ने झिझकते हुए कहा, एक बात और है श्याओशी। श्रीमती शियाओ ने कहा कि माँ की मौत शायद कोई हादसा नहीं थी। हादसा नहीं थी? शियांग जेनलांग ने नव्या की तरफ देखा, उनकी आंखें सदमे से भर गई थीं। नव्या ने सिर हिलाया और कहा, वह कल मुझसे अकेले में मिलने आई थीं। उन्होंने कहा कि हवेली में कोई छिपी हुई ताकत है जिसे वह चाहती हैं कि मैं खोज निकालूं, लेकिन मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मेरी माँ मेरे साथ गर्भवती थी तो बुजुर्ग मालकिन और शियांग याहे उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थीं। शाओशी ने कहा कि उन्होंने मेरी माँ को चेतावनी दी थी, लेकिन अंत में मेरी माँ के साथ फिर भी वह हादसा हो गया। बुजुर्ग मालकिन, शियांग याहे। शियांग जेनलांग की आंखों में हत्या की तीव्र मंशा चमक उठी। नव्या ने कोमलता से सलाह दी, पिताजी, हमें इस मामले की पूरी गहराई से जांच करनी चाहिए। हम शाओशी की हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा, लेकिन पिताजी, आपको सावधान रहना चाहिए। अब जब आप वापस आ गए हैं तो मुझे डर है कि इस हवेली में चीज़ें सचमुच बदलने वाली हैं। मुझे चिंता है कि वे आपको अपना निशाना बनाएंगे। शियांग जेनलांग ने नव्या की तरफ देखा, उनके चेहरे के भाव नरम पड़ गए थे। चिंता मत करो, तुम्हारे पिताजी सब समझते हैं। शियांग निंग परिवार पर तुम्हारा और तुम्हारी माँ का कर्ज है, और हम देर सवेर इसे चुकाकर रहेंगे। जब उन्होंने आखिरी वाक्य कहा तो शियांग जेनलांग की आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक दिखाई दी। नव्या ने सिर हिलाया, उनके दिल में एक अवर्णनीय भावना की लहर उमड़ पड़ी। शियांग जेनलांग ने निर्देश दिया, तुम थोड़ा आराम करो, मैं अब वापस जा रहा हूँ। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, लतिका या ललिता को मेरे पास भेज देना, ठीक है? नव्या ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि शियांग जेनलांग उनकी परवाह करते हैं। शियांग जेनलांग उठे और वहां से चले गए, लेकिन अपने आंगन में लौटने के बजाय वह सीधे बुजुर्ग मालकिन से मिलने चले गए। उन्होंने सोचा कि अब कुछ चीज़ों को हमेशा के लिए ख़त्म करने का समय आ गया है। बुजुर्ग मालकिन अभी सोने ही गई थी कि उन्हें खबर मिली कि शियांग जेनलांग आंगन में आए हैं, इसलिए वह जल्दी से उठीं और उनसे मिलने के लिए मुख्य कक्ष में चली गईं। शियांग जेनलांग को लेकर उनके मन में पहले से ही कई शिकायतें थीं। वह लगभग 2 महीने तक बाहर रहने के बाद वापस आए थे, लेकिन जब वह लौटे तो उन्होंने सबसे पहले लंबा समय नव्या के साथ बिताया। अब जबकि पहले ही अंधेरा हो चुका था, वह अचानक यहाँ आ धमके थे। इस बारे में सोचकर बुजुर्ग मालकिन बहुत उदास और खफा महसूस कर रही थीं, और जब वह बाहर आई तो उनका चेहरा बहुत अप्रिय लग रहा था। जब बुजुर्ग मालकिन ने शियांग जेनलांग को देखा तो उन्होंने पाया कि उनके चेहरे के भाव और भी ज़्यादा खराब थे। बुजुर्ग मालकिन के दिल की धड़कन बढ़ गई और उन्हें थोड़ी घबराहट और आत्मग्लानि महसूस हुई।
झेनलांग, तुम इतनी रात गए यहाँ क्यों आए हो? बुजुर्ग मालकिन ने अपने चेहरे के भावों को नर्म करते हुए शियांग झेनलांग से पूछा। शियांग झेनलांग ने बुजुर्ग मालकिन की तरफ ठंडी नज़रों से देखा और कहा, अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बुजुर्ग मालकिन के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने अपना हाथ उठाकर सभी को बाहर जाने का आदेश दिया। जब कमरे में केवल बुजुर्ग मालकिन और शियांग झेनलांग ही रह गए, तब बुजुर्ग मालकिन ने मुस्कुराते हुए कहा, झेनलांग, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। अभी भी नाटक कर रही हैं? शियांग झेनलांग ने एक ठंडी मुस्कान के साथ बुजुर्ग मालकिन की तरफ देखा और सीधे तौर पर उनकी बातों को उजागर नहीं किया। हालांकि उनकी नज़रें इतनी ठंडी थीं मानो वह बुजुर्ग मालकिन को पहले कभी जानते ही न हों। बुजुर्ग मालकिन के दिल में एक सिहरन दौड़ गई और वह जल्दी ही नाराज होते हुए बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम अभी अभी वापस आए हो और अपनी उस नाफरमान बेटी की खातिर अपनी माँ से बगावत करने जा रहे हो। माँ, शियांग झेनलांग को ये बात बहुत मजाकिया लगी। क्या आपको नहीं लगता कि यह बात बेहद हास्यास्पद है? शियांग झेनलांग की आंखें चमक रही थीं और बुजुर्ग मालकिन के प्रति उनका तिरस्कार पूरी तरह स्पष्ट था। बुजुर्ग मालकिन का गला रुंध गया और उनका गुस्सा बढ़ते हुए बाहर आया। शियांग झेनलांग, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? भले ही मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने इन सालों में तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव नहीं किया है। बुरा बर्ताव नहीं? शियांग झेनलांग ने उपहास उड़ाते हुए कहा। आपके इस तथाकथित बुरे बर्ताव न करने का मतलब मेरी पत्नी और बेटियों को नुकसान पहुंचाना है। मैं, शियांग झेनलांग, वास्तव में बुजुर्ग मालकिन की इस दयालुता को स्वीकार नहीं कर सकता। शियांग झेनलांग के शब्द सुनकर बुजुर्ग मालकिन का दिल बैठ गया और उन्होंने एक कदम पीछे हटाते हुए कहा, तुम बकवास कर रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं, यह आप अच्छी तरह जानती हैं। शियांग झेनलांग ने बुजुर्ग मालकिन की तरफ एक नज़र डाली और ठंडे स्वर में कहा, यदि आप शियांग निंग परिवार में शांति से रहना चाहती हैं तो कोई मुसीबत मत खड़ी कीजिए। तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? मालकिन, कृपया अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कहीं ऐसा न हो कि आप इतने गुस्से में खुद की जान ले लें। शियांग झेनलांग ने व्यंग्य करते हुए कहा, अब से मैं उम्मीद करता हूं कि आप नव्या के मामलों में दखल नहीं देंगी। वह मेरी बेटी है, मैं उसकी परवरिश कैसे करता हूं यह मेरा मामला है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? नव्या, वह बुजुर्ग मालकिन नव्या पर किसी बात का आरोप लगाना चाहती थी, लेकिन शियांग झेनलांग ने उनकी बात फिर से काट दी। मैं पहले भी कह चुका हूं, वह मेरी बेटी है। भले ही वह पूरी दुनिया के खिलाफ हो जाए, फिर भी यह इसलिए होगा क्योंकि मैंने उसे इसकी छूट दी है, शियांग झेनलांग ने ठंडे लहजे में कहा। मालकिन, आपके लिए बेहतर होगा कि आप ये प्रार्थना करें कि किंग निंग की मौत से आपका कोई लेना देना न हो। अगर भविष्य में मुझे पता चला कि यह आपसे जुड़ा हुआ है तो फिर मुझे दोष मत दीजिएगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? बुजुर्ग मालकिन गुस्से से कांप रही थी, उनका शरीर डगमगा रहा था और उन्हें सहारे के लिए अपने पीछे रखी कुर्सी को पकड़ना पड़ा। यह एक चेतावनी है, शियांग झेनलांग ने उन्हें याद दिलाया। मुझे लगता है कि बुजुर्ग मालकिन ये बात नहीं भूली है कि यह पूरा शियांग निंग परिवार मेरा है। बेहतर होगा कि बुजुर्ग मालकिन मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश न करें, वरना आप वाकई सब कुछ खो देंगी। बुजुर्ग मालकिन इतने गुस्से में थी कि उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल सका। शियांग झेनलांग की स्वाभाविक रूप से अपनी कुछ योजनाएं थीं। अगर ये लोग मुसीबतें खड़ी करना जारी रखते हैं तो उन्हें हालात को और ख़राब करने में कोई डर नहीं था। बुजुर्ग मालकिन ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलते हुए धैर्यपूर्वक समझाया, झेनलांग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? नव्या तुम्हारी लाडली है, ये सच है, लेकिन उसे आखिरकार शादी करके जाना ही है। तुम शियांग याहे के बच्चों की ज़्यादा परवाह क्यों नहीं कर सकते? वे सब भी तुम्हारा ही अपना खून है। अपना खून? शियांग झेनलांग ने उपहास किया। बेशक, तुम नव्या को लेकर इतने पक्षपाती हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि बाकी लोगों को कैसा लगता होगा? बुजुर्ग मालकिन ने शांत स्वर में कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे दिल में अभी भी किंग निंग के लिए भावनाएं हैं और मैं ये भी समझ सकती हूं कि तुम नव्या से सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन कम से कम तुम्हें उन बाकी बच्चों के प्रति भी कुछ परवाह दिखानी चाहिए। शियांग झेनलांग के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, उन्होंने बुजुर्ग मालकिन की तरफ देखा और कहा, मैं भला दूसरे लोगों की भावनाओं की परवाह क्यों करूं? अपने खून के रिश्ते? क्या आपको लगता है कि किंग निंग के अलावा मैं किसी और औरत को अपने बच्चे को जन्म देने देता? तुमने क्या कहा? बुजुर्ग मालकिन सदमे से कांप उठीं। आपने बिल्कुल सही सुना। शियांग झेनलांग के चेहरे पर एक लगभग क्रूर भाव झलक रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ किंग निंग से प्यार किया है। उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई दूसरी औरत कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल मेरे पिता की तरह, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ मेरी माँ से प्यार किया था। यही वजह थी कि मैंने उस वक्त शियांग निंग परिवार को नहीं छोड़ा था। उस वक्त वह शियांग निंग परिवार में सब कुछ छोड़ने को तैयार थे ताकि वह हमेशा के लिए किंग निंग के साथ रह सकें।
लेकिन पुराने मास्टर ने अपनी जान की धमकी देकर उन्हें रोक लिया और बाद में पुराने मास्टर ने उन्हें पूरी सच्चाई बताई। ये पता चला कि उनके सभी भाइयों और बहनों में से केवल वही पुराने मास्टर के जैविक बेटे थे। उन्हें परिवार में बनाए रखने के लिए बूढ़े मास्टर ने उन्हें स्पष्ट कर दिया था कि वह उनके नक्शे कदम पर चल सकते हैं। अंततः शियांग निंग परिवार की खातिर उन्होंने और किंग निंग ने बूढ़े मास्टर की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। उन्होंने शियांग याहे से शादी की और बाद में उपपत्नियां भी रखीं, लेकिन उनके जो बच्चे हुए वे असल में उनके शियांग जेनलांग के बच्चे नहीं थे। बेशक शियांग याहे और अन्य लोग इन सब व्यवस्थाओं से पूरी तरह अनजान थे। शियांग जेनलांग हमेशा से जानते थे कि वह कोई अच्छे इंसान नहीं हैं। उनके सभी अच्छे कर्म केवल किंग निंग और उसकी बेटी नव्या के लिए थे। जहां तक दूसरों की बात थी, उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं थी। वह एक ऐसे इंसान थे जो प्यार में इतना समर्पित था कि वह पूरी तरह से निष्ठुर बेरहम बन गया था। बुजुर्ग मालकिन को ऐसा लगा जैसे उनका दिल चीरा जा रहा हो। बहुत सी बातें जिन्हें उन्होंने जानबूझकर भुला दिया था अब फिर से कुरेदी जा रही थीं और उन्हें इतना दर्द हो रहा था कि उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तो इसका मतलब था कि शियांग याहे का पाला भी बिल्कुल उनकी ही तरह ऐसे ही एक आदमी से पड़ा था। मैं समझ गई, बुजुर्ग मालकिन ने कमजोर आवाज में जवाब दिया। तुम्हारे शियांग निंग परिवार के आदमी प्यार में इस हद तक गहरे उतर जाते हैं कि वे बिल्कुल पत्थर दिल बन जाते हैं, जबकि हम औरतें सिर्फ दयनीय और विलाप करने के लिए रह जाती हैं। मुझे बस इतना ही कहना था। बुजुर्ग मालकिन एक समझदार महिला हैं और उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें क्या चुनना है। शियांग जेनलांग ने मुड़कर जाने से पहले यह आखिरी वाक्य कहा। बुजुर्ग मालकिन बेबसी से शियांग जेनलांग को जाते हुए देखती रहीं। शियांग जेनलांग पहले ही इस तरह बात कह चुके थे, अब वह और क्या कर सकती थीं। उनके पास चुनने के लिए केवल दो ही रास्ते थे, या तो शियांग निंग परिवार के मामलों से पूरी तरह नाता तोड़ लें या। बुजुर्ग मालकिन की आंखों में उदासी की एक गहरी परछाई थी और एक गहरा अंधकार झलक रहा था। युद्ध राजकुमार का महल। जब शौर्यवर्धन महल लौटे तो पहले ही काफी रात हो चुकी थी। शुयंग सिहर उठी और उन्होंने शौर्यवर्धन को हवेली में लौटते हुए देखा। वह तुरंत शौर्यवर्धन से मिलने के लिए अध्ययन कक्ष की ओर दौड़ी। मालिक, मुझे आपसे किसी विषय पर चर्चा करनी है। शुयंग ने अध्ययन कक्ष का दरवाजा खोला, लेकिन उन्होंने पाया कि अंशय पहले से ही अंदर मौजूद है। उनकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। अंशय की मौजूदगी में वह जानती थीं कि अंशय उन्हें नव्या के मामले को उठाने का कोई मौका नहीं देगी। तुम्हें अपने मालिक से क्या काम हो सकता है? जाकर सो जाओ, अंशय ने चिढ़ते हुए कहा। वह जानती थी कि शुयंग चुपचाप हवेली के बाहर नव्या से मिलने गई थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बहुत नाखुश थी। शुयंग चकरा गईं, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़ें या पीछे हट जाएं। शौर्यवर्धन अपनी मेज पर बैठे थे, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। यहाँ तक कि शुयंग और अंशय की बातें सुनने के बावजूद उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तुम अभी भी वहाँ क्या खड़ी हो? यहाँ से बाहर निकलो, अंशय ने एक बार फिर शुयंग को बाहर जाने के लिए कहा। उसकी बातों में स्पष्ट रूप से असंतोष झलक रहा था। जैसे ही शुयंग झिझक रही थी, दरवाजा फिर से खुला और फैंग लिंग कुछ सामान लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुए। लिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? फैंग लिंग को देखकर शुयंग को काफी हैरानी हुई। फैंग लिंग सीधे शौर्यवर्धन के पास गईं, अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज को मेज पर रखा और अंशय की ओर मुड़कर बोली, अंशय, तुम अब बाहर जा सकती हो। मैं बाहर क्यों जाऊं? अंशय ने उलझन में पूछा। उसे भी फैंग लिंग काफी खटकती थी, उनमें बहुत सी कमियां थीं, फिर भी हर कोई उन पर जान छिड़कता था। राजकुमार घायल हैं और शुयंग उन्हें दवा लगा रही हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फैंग लिंग ने अपनी पलकें झपकाते हुए पूछा। अंशय हक्की बक्की रह गई और असंतोष जताते हुए बोली, तो तुम भी तो एक लड़की हो, तुम यहाँ क्यों रुक रही हो? अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो शुयंग को कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? इसके अलावा मैं राजकुमार को झांकने नहीं वाली हूँ, फैंग लिंग ने बहुत गंभीरता से कहा। अंशय निशब्द रह गई। उसने फैंग लिंग को घूर कर देखा और गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अंशय को जाते देख शुयंग फैंग लिंग को थम्स अप शाबाशी का इशारा दिए बिना नहीं रह सकीं। फिर नव्या की याद आते ही उन्होंने जल्दी से शौर्यवर्धन की ओर कदम बढ़ाया और कहा, महामहिम, आप कल रात वापस क्यों नहीं आए? शौर्यवर्धन ने शुयंग की तरफ एक नज़र डाली, वह कोई जवाब नहीं देना चाहते थे। फैंग लिंग ने शुयंग की आस्तीन खींची और कहा, कल रात राजकुमार का जहर भड़क उठा था और उन्होंने जंगल की एक कुटिया में आराम किया। मैंने पूरी रात और आज पूरे दिन उनकी रखवाली की है। गू जहर फिर से भड़क उठा। आखिर क्या हुआ था? ये सुनकर शुयंग ने बेचैनी से पूछा। वह अब ठीक हैं। गनीमत है कि फ्रॉस्ट सोल उनकी रक्षा कर रहा है। उनकी कलाई से बस थोड़ा सा खून निकला था। तुम राजकुमार की कलाई पर पट्टी क्यों नहीं बांध देती? फैंग लिंग ने शौर्यवर्धन के सामने रखी चीजों की तरफ इशारा करते हुए शुयंग से कहा। शुयंग ने सिर हिलाया और शौर्यवर्धन की तरफ देखते हुए कहा, महामहिम, नव्या जी, वह
जब शौर्यवर्धन ने शुयंग को नव्या का जिक्र करते सुना तो उनकी भौहें सिकुड़ गईं। शुयंग एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, कल नव्या जी ने राजकुमार के महल के प्रवेश द्वार पर पूरी रात आपका इंतजार किया था। क्या? शौर्यवर्धन चौंक गए और स्पष्ट रूप से बहुत हैरान थे। शुयंग ने सिर हिलाया और कहा, उन्होंने सचमुच पूरी रात इंतजार किया था। मैंने उनसे वापस जाने के लिए कहा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया और सुबह होने तक वहां से नहीं गईं। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। शौर्यवर्धन अब और शांत नहीं बैठ सके और जल्दी से उठ खड़े हुए। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि नव्या ने क्या कहा था, वह बस उससे मिलना चाहते थे। मालिक, कृपया उतावले मत होइए, शुयंग ने जल्दी से सलाह देते हुए कहा। नव्या जी ने मुझे आपसे माफ़ी मांगने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको गलत समझ लिया था। उन्होंने ये भी कहा कि मिनिस्टर शियांग आज वापस आ रहे हैं और अब से चीज़ें वैसी ही रहेंगी जैसी वे पहले थीं। शुयंग के शब्द सुनने के बाद शौर्यवर्धन धीरे धीरे वापस बैठ गए। नव्या के कहने का मतलब था कि अब से सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। वह युद्ध राजकुमार रहेंगे और वह शियांग निंग परिवार की युवा मालकिन रहेंगी। उनके रास्ते अब कभी नहीं टकराएंगे। शौर्यवर्धन अचानक खामोश हो गए। नव्या ने अंततः उन्हें छोड़ ही दिया। फैंगलिंग ने भी अपनी भौहें सिकुड़ी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हालात ऐसे मोड़ पर आ जाएंगे। महामहिम, चिंता मत कीजिए। नव्या ने तो बस फैंगलिंग नव्या की बातों को स्पष्ट करना चाहती थी, लेकिन जब शब्द उनके होठों तक पहुंचे तो उन्हें खुद समझ नहीं आया कि नव्या का असल मतलब क्या था। फैंगलिंग, तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूं। शौर्यवर्धन ने धीमी आवाज में कहा, तुम सब अब जा सकती हो, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूं। लेकिन आपकी चोट, शुयंग ने मेज पर रखी किसी चीज की तरफ इशारा किया। ये बस एक मामूली सी चोट है, तुम लोग बाहर जाओ। शौर्यवर्धन ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। फैंगलिंग और शुयंग ने एक दूसरे की तरफ देखा। वे लाचार महसूस कर रही थीं और उनके पास एक साथ वहां से बाहर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। शौर्यवर्धन के चेहरे पर उदासी की एक गहरी परछाई छा गई जब उन्हें नव्या के साथ बिताए गए हर एक पल की याद आई। उनके दिल में एक घुटन भरा दर्द उठने लगा था। वह जानते थे कि वह कभी भी सचमुच नव्या को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए शायद उन्हें और नव्या दोनों को ही खुद को शांत करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। नव्या 6 दिनों तक गहरी नींद और सुस्ती की हालत में रहीं, तब जाकर उनकी तबीयत में सुधार हुआ। इन दिनों शियांग झेनलांग कहीं नहीं गए और जब भी उन्हें फुर्सत मिलती वह नव्या की देखभाल करने के लिए याओ आंगन आ जाते थे। नव्या कभी कभी सोचती थी कि उन्होंने पिछले जन्म में जरूर कुछ बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, वरना उन्हें इतना अच्छा पिता कैसे मिल सकता था। आंगन में नव्या के साथ धूप सेंकते हुए कौर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुमारी बहुत खुशकिस्मत हैं। जब से मालिक वापस आए हैं इस हवेली का माहौल पूरी तरह से बदल गया है। नव्या का बुखार बार बार लौट आ रहा था और दवा लेने के बावजूद उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, जिससे वहां मौजूद हर कोई चिंतित था। पूरी हवेली में अफरा तफरी मची हुई थी और हर दिन कई लोग नव्या से मिलने आ रहे थे, लेकिन कौर ने उन सभी को मिलने से साफ मना कर दिया था। कौर को वे सब बहुत परेशान करने वाले लगते थे। वे आमतौर पर अपनी युवा मालकिन को नीची नज़र से देखते थे, लेकिन अब जबकि परिवार के बड़े वापस आ चुके थे, वे सब जान गए थे कि युवा मालकिन कोई ऐसी शख्स नहीं है जिसे वे नाराज करने का जोखिम उठा सकें, इसलिए वे सब उनके आगे पीछे चापलूसी करने आ रहे थे। पिताजी आज कहाँ गए हैं? नव्या ने पूछा। आज 25 फरवरी है और पलक झपकते ही 7 दिन बीत चुके हैं। हर दिन जब वह जागती थी तो सुस्त महसूस करती थी, लेकिन शियांग झेनलांग हमेशा उनके पास मौजूद रहते थे। हालांकि आज जब वह उठी तो काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन उन्हें शियांग झेनलांग कहीं दिखाई नहीं दिए। इन दिनों शियांग झेनलांग ने उनसे बहुत बातें की, मानो वह सब कुछ कह देना चाहते हों जो उन्होंने इन सालों में नहीं कहा था। ये सोचकर नव्या अपनी मुस्कान नहीं रोक पाईं। अपने पिताजी के लाड़ प्यार का यह एहसास कितना सुकून देने वाला है। कौर ने जवाब दिया, मालिक आज महल गए हैं। कुमारी, आपके बीमार होने की वजह से मालिक रिपोर्ट देने के लिए महल नहीं जा पाए थे। सम्राट ने उन्हें आमंत्रित करने के लिए कई बार लोगों को भेजा था। आज इत्तेफाक से वह दिन था जब सम्राट मालिक और उन सभी दूतों के लिए एक जश्न भोज आयोजित कर रहे थे जो पहले झोंबई गए थे, इसलिए मालिक ने आज जाना तय किया। अच्छा, नव्या को आखिरकार समझ में आ गया। लतिका आपके लिए किंगटियन फार्मेसी पर नज़र रखने गई है, कुमारी। ललिता को मालिक ने आज सुबह ही हवेली से बाहर किसी काम से भेजा था, वह भी जल्द ही वापस आ जाएगी। कौर ने खुद पहल करते हुए नव्या को लतिका और ललिता के ठिकानों के बारे में बताया। हाँ, मैं समझ गई। नव्या ने सिर हिलाया। आज ही मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई है। मुझे पिताजी से अपने लिए रुकने को कहना चाहिए था ताकि मैं उनके साथ महल जा सकूं। कुमारी, आपको अभी कहीं नहीं जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप थोड़ा आराम करें, कौर ने मुस्कुराते हुए कहा। मालिक ने झोंगई राज्य के साथ विवाह गठबंधन के अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और झोंगई राज्य के साथ एक मैत्रीपूर्ण सहयोग समझौते पर भी पहुंचे हैं।
सम्राट आज के जश्न भोज में निश्चित रूप से मालिक को पुरस्कृत करेंगे। सच में? नव्या धीरे से हंसी। दरअसल शियांग जेनलांग ने पहले ही इन बातों का उनसे जिक्र किया था, लेकिन कौ एर को इतना खुश देखकर उन्होंने और कुछ नहीं कहा। शियांग जेनलांग ने जोंगई जाकर अपने सारे काम पूरे कर लिए थे, जिसमें जोंगई राज्य से शौर्यवर्धन के लिए एक पास हासिल करना भी शामिल था। जोंगई राज्य ने अब शौर्यवर्धन पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। नव्या ने मन ही मन स्वीकार किया कि यह खबर सुनकर अंततः उन्होंने राहत की सांस ली थी। आखिरकार वह कम से कम एक छोटे से तरीके से शौर्यवर्धन की मदद कर सकी थी, भले ही शौर्यवर्धन को इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता न हो। मुझे पता था, कुमारी दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान है, कौ एर ने गर्व से कहा। जब तक मालिक यहाँ है, कुमारी हमेशा खुश रहेंगी। कौ एर की बातें सुनकर नव्या के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान छा गई। वह जानती थी कि वह भाग्यशाली हैं। अतीत में उन्होंने चाहे कितने भी दुर्भाग्य का सामना किया हो, लेकिन ये तथ्य कि वह नव्या बनकर शियांग जेनलांग का इतना असीम पिता का प्यार प्राप्त कर सकी, उनके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य था। नव्या और कौ एर बातें कर ही रही थी कि ललिता अचानक याओ आंगन का दरवाजा धकेलकर हाँफते हुए अंदर दौड़ी आई। कुमारी, कुछ अनर्थ हो गया है। ललिता को इस तरह घबराकर दौड़ते हुए देखकर नव्या ने अपनी बाहें सिकुड़ी और पूछा, क्या हुआ? ललिता ने नव्या को देखते ही बेचैनी से कहा, कुमारी, हो सकता है कि मालिक के साथ कुछ अनर्थ हो गया हो। तुमने क्या कहा? नव्या के सिर में जैसे भिनभिनाहट सी होने लगी और उनकी आवाज़ बेतहाशा तेज हो गई। कुछ अनर्थ हो सकता है, इसका क्या मतलब है? ललिता ने घबराते हुए कहा, मैंने भाई क्यूईयू का संकट संकेत देखा है, जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। अगर क्यूईयू भी समस्या को नहीं सुलझा सके तो वह निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ी मुसीबत होगी। महल में नव्या की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई और वह एक पल भी इंतजार नहीं कर सकी। ललिता भी डरी हुई थी। हाँ, ये संकेत महल की तरफ से ही आया है। कुमारी, अब हमें क्या करना चाहिए? महल में कड़ी सुरक्षा थी और वे इस तरह जबरदस्ती अंदर नहीं घुस सकते थे। महल के अंदर चलो। नव्या के चेहरे के भाव बदल गए। मैं भी आपके साथ चलूंगी। ललिता जल्दी से उनके पीछे हो ली। नव्या ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, तुम यहीं रुको और लतिका को ढूंढो। अगर हवेली में कुछ होता है तो हमें तुम पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है कुमारी, कृपया सावधान रहिएगा। ललिता ने बार बार अपना सिर हिलाया। नव्या जल्दी से हवेली से निकली और महल की तरफ चल पड़ी। वह खुद को चिंता करने से नहीं रोक पा रही थी। वह जितना इस बारे में सोचती, उनकी बेचैनी उतनी ही बढ़ती जाती थी। अगर शियांग जेनलांग के साथ सचमुच कुछ हो गया तो क्या होगा, ये कल्पना करने की भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। नव्या तेजी से महल के द्वार पर पहुंच गईं, लेकिन प्रवेश द्वार पर मौजूद गार्ड्स ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। गार्ड ने उन्हें रोकते हुए बड़े आधिकारिक लहजे में कहा, कुमारी, बिना किसी टोकन या शाही फरमान के आप महल में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। नव्या ने घबराकर स्पष्ट किया, मैं नव्या हूँ, शियांग निंग परिवार की 9वीं युवा मालकिन। मेरे पिता शियांग जेनलांग हैं। वह महल में आयोजित जश्न भोज में शामिल होने आए हैं। मैं अपने पिता को ही ढूंढने आई हूँ। मुझे खेद है 9वीं युवा मालकिन, हमारे कुछ नियम हैं। यदि आप मिनिस्टर शियांग के साथ होती तो हम निश्चित रूप से आपको जाने देते, लेकिन अभी आप अकेली हैं। गार्ड दुविधा में पड़ गया। उन्हें नव्या की पहचान पर कोई संदेह नहीं था, लेकिन सब कुछ नियमों और विनियमों के अनुसार ही किया जाना था। मैं आपसे विनती करती हूँ, महल में मेरा एक बहुत जरूरी काम है। कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए और इसके जो भी परिणाम होंगे मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लूंगी। ठीक है? नव्या ने अपनी आवाज़ को नरम किया। अगर वह अब और महल के द्वार के अंदर नहीं जा पाईं तो वह वाकई चिंता से पागल हो जाएंगी। ये गार्ड अभी भी काफ़ी परेशानी महसूस कर रहा था। क्या नव्या जी को महल में जाने की इतनी जल्दी है? तभी एक आवाज़ गूंजी। नव्या ने मुड़कर देखा और पाया कि उनके सामने एक पालकी खड़ी थी। पर्दा उठा और गोंगज्यू पालकी से बाहर निकले। मास्टर गोंग। नव्या को इस वक्त किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी। गोंगज्यू के हाव भाव देखकर लग रहा था कि शायद वह भी महल में प्रवेश करने वाले थे। चौथे मास्टर गोंग, आप महल जा रहे हैं, है ना? मुझे भी अपने साथ ले चलिए। नव्या के पास इस वक्त इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं था। गोंगज्यू को महल में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता था, इसलिए उनके पास गोंगज्यू के साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। गोंगज्यू ने सिर हिलाया और कहा, बेशक, चलिए चलते हैं। गोंगज्यू नव्या के पास आए, उन्होंने कोमलता से कुछ कहा और फिर महल के अंदर चल दिए। नव्या जल्दी से उनके पीछे हो लीं। गोंगज्यू को देखते ही गार्ड तुरंत एक तरफ हट गए और पूरे सम्मान के साथ उन्हें आगे जाने का रास्ता दे दिया। नव्या जी, आप बहुत चिंतित लग रही हैं। क्या कुछ हुआ है? महल में प्रवेश करने के बाद गोंगज्यू ने अपनी गति धीमी कर दी और नव्या के साथ चलते हुए उनकी तरफ मुड़कर पूछा, मैं अपने पिता को ढूंढने आई हूँ। नव्या ने गोंगज्यू की तरफ देखा भी नहीं, बल्कि वह अपने चारों तरफ के माहौल का मुआयना करने लगी।
गोंगज्यू ने अपनी आंखें सिकुड़ीं और उनकी आंखों में एक अजीब सी झलक दिखाई दी जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। धूप में गोंगज्यू के नैन नक्श और भी ज्यादा चमक रहे थे। भले ही वह कोमल लग रहे थे, लेकिन उनके भीतर से कोई गर्माहट नहीं आ रही थी। वह बिल्कुल चांदनी की तरह ठंडे और वायवीय लग रहे थे। नव्या जी, महल बाहरी दुनिया की तरह नहीं है। अगर आप इस तरह यहाँ वहाँ भटकने की योजना बना रही हैं तो आप किसी मुसीबत में पड़ सकती हैं, गोंगज्यू ने चेतावनी दी। क्या आपको पता है कि जीत का जश्न भोज कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नव्या ने गोंगज्यू की तरफ मुड़कर पूरी गंभीरता से पूछा। ये देखकर कि नव्या बहुत चिंतित लग रही थी, गोंगज्यू ने सिर हिलाया। वास्तव में वह जीत के जश्न भोज में नहीं जा रहे थे, लेकिन नव्या के सवाल के कारण उन्होंने अपनी बात बदल दी और कहा, मैं जीत के जश्न भोज में ही जा रहा हूँ। क्या आप भी वहीं जा रही हैं? हाँ, मुझे वहाँ ले चलिए, मैं अपने पिता को ढूंढना चाहती हूँ। नव्या ने बार बार अपना सिर हिलाया। ठीक है, इस तरफ से। गोंगज्यू ने उस दिशा में इशारा किया और नव्या को वहाँ ले चले। शुक्रिया चौथे मास्टर। नव्या ने गोंगज्यू को धन्यवाद दिया और अपनी गति बढ़ा दी। नव्या को इतनी तेजी से चलते देखकर गोंगज्यू बेहद उलझन में थे। वह नहीं जानते थे कि नव्या को क्या जरूरी काम था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच बहुत जल्दी में थी। नव्या जी, क्या आपको मुझसे कुछ कहने की जरूरत है? गोंगज्यू का मतलब था कि अगर नव्या को किसी चीज़ की जरूरत हो तो वह उनके पास आ सकती हैं और वह निश्चित रूप से उनकी मदद करेंगे। नव्या ने बस इतना कहा, मैं अपने पिता को ढूंढ रही हूँ। मुझे उनकी चिंता हो रही है। गोंगज्यू उलझन में थे। यह अजीब है। क्या मिनिस्टर शियांग को जीत के जश्न भोज में शामिल नहीं होना चाहिए? वहाँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? जब तक मैं उन्हें देख नहीं लेती मुझे चैन नहीं मिलेगा। नव्या भी यही उम्मीद कर रही थी कि यह सिर्फ एक झूठा अलार्म हो, लेकिन क्यू बिना किसी वजह के संकट का संकेत नहीं भेजता। वह जितना इस बारे में सोचती उतनी ही ज्यादा उलझन और चिंता में घिर जाती। नव्या जी, चिंता मत कीजिए, जश्न भोज बस आगे ही है। आप जल्द ही मिनिस्टर शियांग को देख लेंगी, है ना? गोंगज्यू ने धैर्यपूर्वक समझाते हुए कहा। नव्या ने सिर हिलाया और अपने कदम और तेज कर दिए। जैसे जैसे जश्न भोज करीब आता गया, उनकी चिंताएं और भी ज्यादा स्पष्ट होती गईं। कृपया 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 आपके साथ कुछ बुरा न हो, उसने मन ही मन प्रार्थना की। वह लगातार प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि शियांग जेनलांग के साथ कुछ भी बुरा होने का ख्याल वह सचमुच बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जल्द ही गोंगज्यू उन्हें जश्न भोज में ले आए। भोज पहले ही शुरू हो चुका था और सम्राट जिंगशुआन अपने मंत्रियों के साथ बेहतरीन शराब और भोजन का आनंद ले रहे थे, साथ ही गीत संगीत और नृत्य का कार्यक्रम भी देख रहे थे। माहौल बहुत सामंजस्यपूर्ण था। नव्या ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, लेकिन उन्हें शियांग जेनलांग कहीं दिखाई नहीं दिए, जिससे उनकी घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। शाही उपपत्नी श्याओ सम्राट जिंगशुआन के बगल में बैठी थीं। उन्होंने सबसे पहले नव्या को देखा। उन्होंने अपना सिर घुमाया और अपने बगल में खड़ी दासी को कुछ निर्देश दिए। दासी ने सिर हिलाया और नव्या की तरफ चल दी। एक शाही दासी ने नव्या से सम्मानपूर्वक कहा, नव्या जी, महामहिम शाही उपपत्नी ने आपको अपने पास बुलाया है। नव्या ने शाही उपपत्नी श्याओ की तरफ देखा और पाया कि वह दूर से ही उनकी तरफ हाथ हिला रही थी और उनका चेहरा पूरी तरह से दयालुता से भरा हुआ था। नव्या शुरुआत में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन चूंकि शाही उपपत्नी श्याओ ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था, इसलिए उनके पास गोंगज्यू को अलविदा कहने और दासी के पीछे पीछे जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब शाही उपपत्नी श्याओ ने नव्या को अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने खुद पहल करते हुए उठकर अपने बगल में एक और कुर्सी लगवाई। नव्या, आओ और बैठ जाओ, शाही उपपत्नी श्याओ ने नव्या को इशारा करते हुए बुलाया। शुक्रिया महामहिम। नव्या ने आगे बढ़कर सम्राट जिंगशुआन और शाही उपपत्नी श्याओ के सामने सिर झुकाया और शाही उपपत्नी श्याओ द्वारा बताई गई कुर्सी पर बैठ गईं। शाही दासी ने तब नव्या को फल और नाश्ता परोसा। सम्राट जिंगशुआन ने नव्या की तरफ देखा और कोमलता से पूछा, नव्या, तुम आ गई हो? मैंने अभी अभी मिनिस्टर शियांग से तुम्हारे बारे में पूछा था और मुझे बताया गया था कि तुम बीमार हो। अब तुम खुद यहाँ कैसे आ गई हो? नव्या ने नीचे बैठे लोगों पर एक नज़र डाली, लेकिन उन्हें अभी भी शियांग जेनलांग दिखाई नहीं दिए, इसलिए उन्होंने पूछा, महामहिम, मेरे पिता कहाँ हैं? तुम्हारे पिता वहाँ नहीं हैं। सम्राट जिंगशुआन ने एक दिशा में इशारा किया, लेकिन जब उन्होंने खुद वहाँ देखा तो पाया कि वहाँ एक कुर्सी खाली पड़ी थी। शियांग जेनलांग मूल रूप से वहीं बैठे थे, लेकिन न जाने किस वक्त वहाँ से जा चुके थे। तुम्हारे पिता अभी तो वहीं बैठे थे। सम्राट जिंगशुआन ने उलझन में पूछा, क्या कोई जानता है कि मिनिस्टर शियांग कहाँ गए हैं? शियांग जेनलांग के बगल में बैठे एक अधिकारी ने सम्राट जिंगशुआन को स्पष्ट करते हुए बताया, एक युवा शाही दासी ने अभी अभी मिनिस्टर शियांग को एक पर्ची सौंपी थी। इसे पढ़ने के बाद मिनिस्टर शियांग जल्दी में वहां से चले गए। ये सुनकर नव्या के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। नव्या उठ खड़ी हुई और सीधे सम्राट जिंगशुआन के सामने घुटनों के बल बैठ गई।
महामहिम, मेरे पिता का संकट संकेत मिलने के बाद मैं तुरंत महल में दौड़ी चली आई। कृपया मेरी मदद करें। ये सुनकर सम्राट जिंगशुआन और भी ज्यादा हैरान रह गए। तुम्हारा मतलब है कि मिनिस्टर शियांग ने तुम्हें कोई संकट संकेत भेजा है? हाँ, वे मेरे पिता के रक्षक हैं। जब तक कोई बहुत बड़ी मुसीबत न हो, वे कभी ऐसा संकट संकेत नहीं भेजेंगे। नव्या ने बेचैनी से स्पष्ट किया। महल बहुत विशाल है, सम्राट जिंगशुआन की मदद के बिना वह अपने दम पर शियांग जेनलान को कभी नहीं ढूंढ पाएगी। और अभी समय ही सबसे कीमती है और वह एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकती। नव्या की बातें सुनकर सम्राट जिंगशुआन को इस पर गहराई से विचार करने का समय नहीं मिला। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, कमांडर झांग, शाही रक्षकों को लेकर तुरंत मिनिस्टर शियांग की तलाश शुरू करें। महल का कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। अगर शियांग जेनलांग महल में किसी मुसीबत में पड़ गए तो वह खुद को और भी ज्यादा बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। हालांकि वह शियांग जेनलांग के इस्तीफे को लेकर बहुत अनिच्छुक थे, लेकिन वह उन्हें कभी नहीं मारेंगे। सम्राट जिंगशुआन का आदेश सुनते ही शाही रक्षकों ने तुरंत पूरे महल में शियांग जेनलांग की तलाश शुरू कर दी। नव्या अभी भी काफी घबराई हुई थी। जितना ज्यादा समय बीत रहा था, उनकी बेचैनी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। महामहिम, क्या मैं भी अपने पिता को ढूंढने जा सकती हूँ? नव्या ने सम्राट जिंगशुआन से पूछा। वह अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। नव्या के बेचैन चेहरे को देखकर सम्राट जिंगशुआन ने आखिरकार आह भरी और कहा, ठीक है, ये टोकन लो। तुम महल के भीतर स्वतंत्र रूप से आ जा सकती हो। सावधान रहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम। नव्या ने भारी कृतज्ञता के साथ टोकन ले लिया। टोकन मिलने के बाद नव्या जल्दी से जश्न भोज से निकल गईं। फिर उन्होंने उस अधिकारी से पूछा जिसने शियांग जेनलांग को जाते हुए देखा था कि वह किस दिशा में गए थे, और फिर बेचैनी से उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। शाही उपपत्नी श्याओ ने लाचारी से नव्या की तरफ देखते हुए एक लंबी आह भरी। उन्होंने सम्राट जिंगशुआन की तरफ मुड़कर पूछा, महामहिम, नव्या बहुत चिंतित लग रही है। मुझे उम्मीद है कि महल में मिनिस्टर शियांग के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। सम्राट जिंगशुआन ने गंभीर भाव से शाही उपपत्नी श्याओ की तरफ देखा और कहा, कुछ कहना मुश्किल है। ये महल भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। शाही उपपत्नी श्याओ खामोश हो गईं। महल कभी सुरक्षित नहीं रहा था। ये सोचकर उन्हें अनजाने में ही अपने उस बच्चे की याद आ गई जिसे वह बचा नहीं पाई थी, और उनके दिल में दर्द की एक लहर उठ गई। मुझे उम्मीद है कि मिनिस्टर शियांग सुरक्षित और सही सलामत होंगे, शाही उपपत्नी श्याओ ने अंततः आह भरते हुए कहा। रान, अगर तुम थक गई हो तो वापस जाकर आराम करो। तुम अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो। सम्राट जिंगशुआन को एक बार फिर शाही उपपत्नी श्याओ की चिंता सताने लगी। वह अभी भी रिकवरी के दौर में थी और उनके लिए लंबे समय तक बाहर रहना ठीक नहीं था। महामहिम सही कह रहे हैं, मैं अब वापस जाकर आराम करूंगी। शाही उपपत्नी श्याओ को भी यही लगा, इसलिए वह उठी और एक दासी को खुद को वापस ले जाने के लिए कहा। शाही उपपत्नी श्याओ के जाते ही सम्राट जिंगशुआन महारानी की तरफ मुड़े और सख्त चेहरे के साथ पूछा, क्या महारानी जानती हैं कि मिनिस्टर शियांग कहाँ गए हैं? महारानी इस सवाल से पूरी तरह चकरा गईं। वह सम्राट जिंगशुआन और शाही उपपत्नी श्याओ के प्यार भरे पलों को देखने से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अब सम्राट जिंगशुआन ने खुद पहल करके उनसे बात की थी और सबसे पहले उन्होंने इतना कुंठा पैदा करने वाला सवाल पूछा। महामहिम, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो पूरी शांति से यहीं बैठी हुई हूँ। मिनिस्टर शियांग कहाँ गए, इसका दोष मुझ पर क्यों मढ़ा जा रहा है? यद्यपि मुझे नव्या का एक की पत्नी बनना कभी पसंद नहीं था, लेकिन मैं इतनी निर्दयी नहीं हूं कि मैं नव्या के पिता की हत्या कराने की कोशिश करूंगी। क्या मैं हूं? इसके अलावा नव्या की अभी तक शादी भी तो नहीं हुई है ना? महारानी ने असंतोष जताते हुए जवाब दिया और सीधे तौर पर नव्या के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। सम्राट जिंगशुआन ने ठंडे स्वर में कहा, महारानी, बस यही प्रार्थना करें कि मिनिस्टर शियांग सुरक्षित और सही सलामत हों। अगर मिनिस्टर शियांग को कुछ भी होता है तो मैं निश्चित रूप से इसकी पूरी गहराई से जांच करूंगा। उस समय महारानी, आप अपने खुद के सौभाग्य के लिए प्रार्थना कर सकती हैं। महारानी इतने गुस्से में थीं कि उनका चेहरा पीला पड़ गया। महामहिम, हर बात सबूतों पर आधारित होनी चाहिए। अब और कुछ भी कहना बेकार है। आज का जश्न भोज यहीं समाप्त होता है। मैं अपने अध्ययन कक्ष में वापस जा रहा हूँ। सम्राट जिंगशुआन अचानक खड़े हो गए। अब उनका इस जश्न भोज को और देखने का कोई इरादा नहीं था और वह सीधे वहां से चले गए। महारानी ने सम्राट जिंगशुआन की जाती हुई आकृति को घूर कर देखा। उनकी आंखों में मानो क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। सम्राट जिंगशुआन का पूरा ध्यान सिर्फ शाही उपपत्नी श्याओ पर केंद्रित था। भला वह दूसरों पर कैसे भरोसा कर सकते थे? उनकी शियांग जेनलांग से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो फिर वह उन्हें अपना निशाना क्यों बनाएंगी? महारानी ने मन ही मन सोचा और उनका दिल अत्यधिक क्रोध से भर गया। इस जीत के जश्न भोज की मेजबानी सम्राट जिंगशुआन और महारानी को करनी चाहिए थी, लेकिन सम्राट जिंगशुआन शाही उपपत्नी श्याओ को अपने साथ ले आए। महारानी के लिए ये चेहरे पर थप्पड़ खाने से भी ज्यादा दर्दनाक था।
उन्होंने इसे न देखने का दिखावा करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ शियांग जेनलांग के गायब होने की वजह से सम्राट जिंगशुआन उन पर उंगली उठाएंगे। महारानी ने गुस्से में सोचा और नीचे बैठे सभी दरबारियों को अपनी दिशा में देखते हुए पाकर उन्हें बेहद झुंझलाहट महसूस हुई। वह खड़ी हुई और बोली, ठीक है सज्जनों, कृपया आप सब भोजन का आनंद लें। मैं अब अपने महल लौट रही हूँ। महारानी को सम्मानपूर्वक विदा करते हैं। भोज में उपस्थित अधिकारियों ने सम्मानपूर्वक महारानी के सामने सिर झुकाया। महारानी गुस्से में उबलते हुए वहां से चली गईं। सम्राट जिंगशुआन और महारानी के चले जाने के बाद अन्य अधिकारियों को भी अब रुकने का कोई मतलब नहीं दिखा और उन्होंने जाने के बहाने बना लिए। केवल कुछ ही लोग शियांग जेनलांग की खबर का इंतजार करने के लिए रुकने को तैयार थे। नव्या अभी ज्यादा दूर नहीं गई थी और वह रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति से पूछ रही थी कि क्या उन्होंने शियांग जेनलांग को देखा है, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली थी। नव्या जी, इस तरह पूछने से आपको कोई परिणाम नहीं मिलेगा। गोंगज्यू नव्या के वहां से निकलने के बाद से ही उनके पीछे पीछे आ रहे थे और जब नव्या को मुझे नहीं पता और मैंने नहीं देखा जैसे ढेर सारे जवाब मिले तो गोंगज्यू अंततः उन्हें याद दिलाए बिना नहीं रह सके। भले ही कोई परिणाम न निकले फिर भी मुझे पूछना ही होगा। नव्या ने कहा, मुझे जल्दी से अपने पिता को ढूंढना होगा वरना मैं सचमुच पागल हो जाऊंगी। गोंगज्यू ने नव्या को सांत्वना देते हुए कहा, नव्या जी इतनी चिंतित मत होइए। महामहिम ने पहले ही मदद के लिए लोगों को भेज दिया है और मुझे विश्वास है कि हमें जल्द ही कोई खबर मिल जाएगी। मैं इंतजार नहीं कर सकती। जब तक मैं अपने पिता को देख नहीं लेती मैं बेचैन हुए बिना नहीं रह सकती। नव्या जितना इस बारे में सोच रही थी उनकी घबराहट उतनी ही बढ़ती जा रही थी। यह इतना विशाल महल, वह अपनी तलाश कहाँ से शुरू करें। वह शाही रक्षकों पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी। नव्या सोच ही रही थी कि अचानक उन्हें कियानिक्सुन की याद आई। कियानिक्सुन को बहुत सी चीज़ों के बारे में पता था और उन्होंने सोचा कि क्या वह मदद कर सकता है। नव्या ने एक पल के लिए सोचा और तुरंत कियानिक्सुन को जगाया। कियानिक्सुन, कियानिक्सुन, उठो। कियानिक्सुन नव्या की आवाज़ से जाग गया और उलझन में पूछा, मालिक क्या हुआ। जब नव्या को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वह कियानिक्सुन को बुलाने के लिए अपनी चेतना के सागर में हुआनजू से जुड़ी चेतना को सक्रिय कर सकती थी, और जब कियानिक्सुन को उन्हें खोजना होता तो वह उनकी चेतना को भेद कर सीधे उन तक जानकारी पहुंचा सकता था। कियानिक्सुन, कृपया मेरे पिता को ढूंढने में मेरी मदद करो। आपके पिताजी खो गए हैं। जल्दी से उन्हें ढूंढने में मेरी मदद करो। ओह, मैं कोशिश करता हूँ। नव्या की घबराहट देखकर कियानिक्सुन भी चौंक गया और उसने तुरंत अपनी खोजने की क्षमता को सक्रिय कर दिया, लेकिन वह शियांग जेनलांग का सटीक स्थान नहीं बता सका। वह केवल नव्या से इतना ही कह पाया, मालिक मुझे बस इतना पता है कि वह उत्तर पश्चिम कोने में है। उत्तर पश्चिम। नव्या ने दिशा तय की और बिना एक भी शब्द कहे उत्तर पश्चिम की ओर चल पड़ी। हुआनजू का स्तर अभी भी अपेक्षाकृत कम है और कियानिक्सुन की खोजने की क्षमता भी बहुत सीमित है। वर्तमान में ये केवल स्थान का अनुमान लगा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं भी हो सकता है। नव्या को इस वक्त किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी। कोई दिशा न होने से तो बेहतर था कि कम से कम कोई दिशा तो हो। उत्तर पश्चिम की ओर थोड़ी दूर चलने के बाद वे शाही बगीचे में पहुंच गए। नव्या के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने वहां क्यूईयू को देखा। क्यूईयू को देखकर नव्या एक ही समय में हैरान और खुश दोनों थीं और उन्होंने बेचैनी से उसे पुकारा। आवाज़ सुनकर और ये देखकर कि वह नव्या थी, क्यूईयू जल्दी से उनकी तरफ आगे बढ़ा। ये देखकर कि शियांग जेनलांग क्यूईयू के पास नहीं थे, नव्या ने घबरा कर पूछा, क्यूईयू मेरे पिता कहाँ हैं? वह कहाँ हैं? मैं भी उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। क्यूईयू के इस जवाब ने नव्या की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। आखिर हुआ क्या है? नव्या ने जोर देते हुए पूछा। क्या तुम हमेशा मेरे पिता के साथ नहीं रहते? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे खेद है, क्यूईयू ने नव्या से माफ़ी मांगते हुए कहा। मालिक को एक अज्ञात पर्ची मिली थी और वह तुरंत उस पर लिखे स्थान शाही बगीचे की ओर दौड़ पड़े, लेकिन उन्होंने मुझे अपने पीछे आने से साफ मना कर दिया था। मैंने बाहर उतनी देर तक इंतजार किया जितनी देर में एक कप चाय पी जाती है, लेकिन मालिक वापस नहीं आए, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने अंदर चला आया, लेकिन मुझे कहीं भी उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। इसीलिए उसने जल्दी से एक संकट संकेत भेजा था। वह शियांग जेनलांग के इस तरह गायब होने से बहुत चिंतित था। चलो हम उत्तर पश्चिम की ओर चलते हैं, नव्या ने जल्दी में कहा। उन्होंने और कोई सवाल नहीं पूछा, उनके दिमाग में सिर्फ शियांग जेनलांग को ढूंढने का ही ख्याल था। क्यूईयू ने सिर हिलाया। गोंगज्यू नव्या और क्यूईयू के पीछे पीछे चलने लगे। क्यूईयू की ओर देखते हुए उन्होंने उस पर कुछ और नजरें डाली। उन्हें यह थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था कि ऐसा व्यक्ति एक अंगरक्षक हो सकता है। शाही बगीचे से निकलकर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए क्यूईयू ने नव्या से कहा, मैंने इस इलाके की टोह ली है, ये सब शीत महल का निषिद्ध क्षेत्र है।
चूंकि यह शीत महल का निषिद्ध क्षेत्र था, इसलिए ऐसी कई जगहें थीं जहां वह सीधे जांच करने के लिए प्रवेश नहीं कर सकता था, और कई निषिद्ध क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा थी जिससे कोई और बिल्कुल करीब नहीं जा सकता था। गोंगज्यू ने अचानक नव्या से कहा, चलो चलकर किक्सिया महल देखते हैं। नव्या मुनी और उलझन भरे भाव से गोंगज्यू की तरफ देखा। किक्सिया महल? वह कैसी जगह है? गोंगज्यू ने स्पष्ट किया, यह एक निषिद्ध महल है। ये कई सालों से खाली पड़ा है, लेकिन किक्सिया महल की बनावट बहुत जटिल है। अगर सामने वाला वास्तव में मिनिस्टर शियांग को निशाना बना रहा है, तो इसकी बहुत अधिक संभावना है कि वे किक्सिया महल में हों। ठीक है, चलो पहले किक्सिया महल चलते हैं। नव्या ने सिर हिलाया। किक्सिया महल दिवंगत सम्राट की एक सबसे पसंदीदा उपपत्नी का निवास स्थान था। महल में प्रवेश करने से पहले ही यह उपपत्नी शादीशुदा थी, लेकिन दिवंगत सम्राट उस पर बुरी तरह से मोहित थे। किक्सिया महल दिवंगत सम्राट द्वारा विशेष रूप से अपनी पसंदीदा उपपत्नी के रहने के लिए बनवाया गया स्थान था। इस डर से कि कहीं वह पसंदीदा उपपत्नी महल से भाग न जाए, दिवंगत सम्राट ने जानबूझकर किक्सिया महल को एक भूल भुलैया की तरह बनवाया था, ताकि वह अपनी पसंदीदा उपपत्नी को जीवन भर के लिए वहीं कैद कर सकें। बाद में जब दिवंगत सम्राट का निधन हो गया, तो राजमाता ने आखिरकार मौका पा लिया और पसंदीदा उपपत्नी के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए लोगों को भेजा। हालांकि उन्हें ये देखकर घोर आश्चर्य हुआ कि किक्सिया महल के सभी लोग गायब हो गए थे। साथ ही जिस दिन दिवंगत सम्राट का निधन हुआ, उस दिन जो भी किक्सिया महल गया था, वह भी हवा में गायब हो गया था। रातों रात किक्सिया महल एक खाली शहर बन गया और जमीन को 3 फीट गहरा खोदने के बाद भी किसी का कोई सुराग नहीं मिला। राजमाता घबरा गईं और उन्होंने तुरंत बाहरी दुनिया तक इस खबर को पहुंचने से रोक दिया। साथ ही उन्होंने किक्सिया महल को स्थायी रूप से सील कर दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति के अंदर कदम रखने पर रोक लगा दी। स्वाभाविक रूप से नव्या के लिए इतनी गोपनीय जानकारी जानना संभव नहीं था, लेकिन गोंगज्यू इस बारे में अच्छी तरह वाकिफ थे। वे तीनों जल्द ही किक्सिया महल के द्वार पर पहुंच गए। ऊपर देखने पर उन्होंने पाया कि द्वार पर ताला लगा हुआ था और वहां प्रवेश द्वार पर एक भी रक्षक मौजूद नहीं था। चलो अंदर चलते हैं। गोंगज्यू ने पहल की, ऊंची दीवार के ऊपर से छलांग लगाए और आंगन में उतरे। नव्या और क्यूईयू उनके पीछे पीछे गए। आंगन में प्रवेश करते ही एक तेज और सड़ांध मारती गंध ने उनकी नाक को झकझोर दिया और हवा में एक अजीब सी खौफनाक और जमा देने वाली ठंडक महसूस हो रही थी। चारों ओर देखने पर आंगन में जंगली घास उगी हुई थी और वह पूरी तरह से उजड़ा हुआ था, फिर भी ये बहुत खाली लग रहा था और वहां का माहौल बहुत डरावना था। नव्या ने देखा कि मुख्य कक्ष के दरवाजे बंद थे और पास के कुछ घर जीर्ण शीर्ण लग रहे थे, जिनमें से ज्यादातर के बाहर मोटे मकड़ी के जाले साफ लटकते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत लंबे समय से यहाँ कोई नहीं आया हो। उधर देखो, वहाँ मकड़ी के जालों का कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए जरूर कोई यहाँ आया होगा। गोंगज्यू ने मुख्य कक्ष के प्रवेश द्वार की ओर इशारा करते हुए नव्या से कहा। चलो चलकर देखते हैं, नव्या ने कहा और बेचैनी से उस ओर चल पड़ी। उन्होंने अभी एक ही कदम उठाया था कि अचानक कुछ अप्रत्याशित घटित हो गया। एक उग्र लाल रोशनी आसमान की ओर उठी, जिसने नव्या को अचंभे में डाल दिया। हाथ के एक इशारे के साथ अग्नि आत्मा पशु बाहर छलांग लगा बैठा। गोंगज्यू ने आगे बढ़कर नव्या को उठने में मदद की और उसे याद दिलाया, सावधान रहना, ये जगह व्यूह रचनाओं से भरी हुई है, दूसरी तरफ पहुंचना आसान नहीं होगा। नव्या ने सिर हिलाया। यह उसकी लापरवाही थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने लंबे समय से वीरान पड़ा एक महल इस तरह के रहस्यमयी बागुआ चक्र से भरा होगा। नव्या ने खुद को शांत किया, धीरे धीरे आगे बढ़ी, व्यू के किनारे तक गई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक अदृश्य दीवार खड़ी हो गई, जिसके दूसरी तरफ आग की लपटें भड़क रही थीं। नव्या ने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा, बल्कि ध्यान से उस आग की दीवार को देखा और फिर उसके किनारे किनारे आगे बढ़ने लगी। अग्नि आत्मा पशु बाहर निकलने का रास्ता खोजते हुए नव्या के पैरों के नीचे लगातार चक्कर लगा रहा था। क्या वास्तव में यहाँ कोई ऐसा व्यू था जिसकी अग्निशक्ति उसकी अपनी ताकत से भी अधिक थी? उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसने हार मानने से भी इनकार कर दिया। वह इस शक्तिशाली अग्नि स्रोत को सोखने के लिए दृढ़ संकल्पित था। नव्या ने आग की दीवार पर अपना हाथ घुमाया और धीरे धीरे व्यू की शक्ति को महसूस करने लगी। अचानक उसका हाथ रुक गया। उसने इसे खोज लिया था। नन्ही आग, इधर आओ, नव्या ने अग्नि आत्मा पशु को पुकारा। अग्नि आत्मा पशु उछला और सीधे उस जगह से छलांग लगा दी जहां नव्या की हथेली टिकी थी और आग की दीवार के दूसरी तरफ पहुंच गया। एक ही पल में उसने अपना मुंह खोला और आग की दीवार के दूसरी तरफ की सारी लपटों को निगल लिया। लपटें शांत हो गईं, आग की दीवार ढह गई और नव्या व्यू से बाहर निकल आए। गोंगज्यू चुपचाप ये सब देख रहे थे और नव्या की हरकतों को देखकर उनकी आंखें विस्मय से भर गई थीं। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि नव्या का एकमात्र कौशल चिकित्सा है, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसे पंचतत्व और अष्टग्राम के बारे में इतना गहरा ज्ञान होगा।
विंडस्पिरिट वैली में उनकी मुलाकात के बाद उत्सुकतावश उन्होंने नव्या के बारे में और अधिक जानने की कोशिश की थी। अतीत की नव्या आवेगी थी, आसानी से गुस्सा हो जाने वाली और अस्थिर थी, लेकिन उसके पास कोई विशेष कौशल नहीं था और वह हमेशा दूसरों के द्वारा सताई जाती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि नव्या दूसरों के सामने चाहे कितनी भी नासमझ क्यों न हो, लेकिन शियांग जेनलांग के सामने वह कोई भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करती थी। ये कहा जाना चाहिए कि नव्या हमेशा अपने पिता शियांग जेनलांग से डरती भी थी और उनकी प्रशंसा भी करती थी। नव्या के व्यक्तित्व में बदलाव तभी आया जब उसने बेली यू के लिए खुद को झील में डुबोकर आत्महत्या करने की कोशिश की। इसे एक कायापलट कहा जाता है, लेकिन अभी भी कई समानताएं मौजूद थीं। वह अभी भी आवेगी और चिड़चिड़ी थी और किसी का सम्मान नहीं करती थी। लेकिन जो बदला था वह यह था कि शियांग जेनलांग के साथ उसके पिता पुत्री के रिश्ते में काफ़ी सुधार आया था। इसी तरह उसकी क्षमताएं भी मानो रातों रात बढ़ गई थीं। गोंगज्यू ने नव्या की तरफ देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उनके दिल में कुछ संदेह थे। क्या इन सभी वर्षों में नव्या और शियांग जेनलांग, पिता और पुत्री के बीच ये सब सिर्फ एक नाटक था, ताकि वे सही समय का इंतजार करके एक साथ हाथ मिला सकें और पलटवार कर सकें? अगर ऐसा था, तो यही कहा जा सकता है कि यह पिता पुत्री की जोड़ी वाकई बहुत चतुर थी। नन्ही आग, रास्ता टटोलने के लिए थोड़ा आगे कूदो, सावधान रहना। नव्या ने अग्नि आत्मा पशु को फिर से रास्ता खोजने के लिए भेजा। अग्नि आत्मा पशु आज्ञाकारी रूप से आगे कूदा और कुछ देर तक सुरक्षित रूप से चलता रहा, लेकिन इससे पहले कि वह मुख्य कक्ष तक पहुंच पाता, एक हश की आवाज आए और कई ठंडे तीर उसकी ओर उड़ते हुए आए। अग्नि आत्मा पशु तुरंत उछला, अपने शरीर को घुमाया और हवा में पीछे की ओर कलाबाजी खाते हुए नव्या की बाहों में आ गिरा। क्यूयू और गोंगज्यू एक साथ आगे बढ़े, उन्होंने नव्या को अपने पीछे सुरक्षित कर लिया और आने वाले तीरों को रोक दिया। ये गुप्त हथियार और फंदे बहुत तेजी से आए थे, एक छोटी सी चूक से जान जा सकती थी। नव्या ने उस दिशा में देखा जिधर से तीर आए थे, वे स्पष्ट रूप से मुख्य कक्ष के अंदर से दागे गए थे। मुख्य कक्ष के दरवाजे की दरार से उसने एक जोड़ी आंखें देखीं। नव्या को तुरंत एहसास हुआ कि तीर कोई फंदा नहीं था, बल्कि मुख्य कक्ष में मौजूद किसी व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया था। उन आंखों में एक ठंडी चमक थी, जो हत्या की मंशा को दर्शा रही थी। इतनी दूर से भी नव्या उन आंखों से निकलने वाली एक ठंडी और खौफनाक आभा को महसूस कर सकती थी। इतने सालों से सील पड़े किक्सिया महल में सच में लोग मौजूद हैं। तीर लगातार उड़ते हुए आ रहे थे, लेकिन मुख्य कक्ष में मौजूद व्यक्ति के रुकने का कोई नामोनिशान नहीं था। अंदर मौजूद तुम, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम अभी बाहर नहीं आए, तो मेरे असभ्य व्यवहार के लिए मुझे दोष मत देना। नव्या ने मुख्य कक्ष की दिशा में घूरते हुए ठंडे स्वर में चेतावनी दी। घुसपैठियों को मरना होगा। मुख्य कक्ष से एक ठंडी आवाज गूंजी। यह आवाज न तो किसी आदमी की लग रही थी और न ही किसी औरत की, और यह काफी भयानक थी। नव्या ने शांत स्वर में कहा, हमारा घुसपैठ करने का कोई इरादा नहीं है। मेरे पिता लापता हैं, और अगर मुझे वह यहाँ नहीं मिले तो मैं चली जाऊंगी। मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहती। अगर मेरे पिता यहाँ हैं, तो कृपया मदद करने की कृपा करें। तो तुम शियांग जेनलांग की छोटी नाजायज औलाद हो। बड़े दुख की बात है कि तुम्हें बहुत देर हो गई। तुम्हारे पिता को मैंने पहले ही मार डाला है। हा, वह ठंडी आवाज फिर से गूंजी, जिसमें हंसी और दूसरों के दुख में खुश होने का भाव झलक रहा था। नव्या की आंखें गुस्से से भर गईं। उसने अपनी उंगलियों को झटका दिया और उसकी उंगलियों से 3 चांदी की सुइयां निकलीं, जो सीधे उसी दिशा में छेदती हुई गईं जिधर से तीर आया था। तेज और भयंकर चांदी की सुई हवा को चीरती हुई महल के मुख्य द्वार की दरार से पार हो गई। इसके बाद दर्द से भरी एक चीख गूंजी और तीरों की बौछार अचानक रुक गई। नव्या ने चीख को साफ सुना, वह एक औरत की आवाज थी। क्यूयू, नव्या जोर से चिल्लाए। क्यूयू ने सिर हिलाया, ऊपर छलांग लगाई और मुख्य कक्ष के दरवाजे को लात मारकर खोल दिया। मुख्य कक्ष के अंदर काले चोगे में सजी एक महिला अपने हाथों से अपनी आंखों को ढके हुए दर्द से कराह रही थी। वह बिना किसी दिशा के यहाँ वहां दौड़ रही थी और मुख्य कक्ष में मौजूद लगभग हर चीज को तोड़ रही थी। क्यूयू ने आगे बढ़कर महिला को एक थप्पड़ मारा। वह समय पर बच नहीं पाए और जमीन पर गिर पड़ी। मेरे पिता कहाँ हैं? नव्या ने महिला को घूरते हुए तीखे स्वर में पूछा। हा, महिला किसी तरह अपने पैरों पर खड़ी हुई, उसका एक हाथ जमीन पर टिका था और उसका चेहरा नव्या की दिशा में था। उसने दूसरे हाथ से नव्या की ओर इशारा करते हुए पागलों की तरह हंसते हुए कहा, तुम बहुत बेचैन हो रही हो, है ना? तुम धैर्य खो रही हो, है ना? नव्या, तुम छोटी नाजायज औलाद, तुम इस वक्त बहुत दुखी और दर्द में होगी, है ना? शियांग जेनलांग मर चुका है, वह मर गया। तुम्हारा पिता, वह बेरहम दरिंदा, मर चुका है। महिला का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था, उसकी आंखें बंद थीं, उसके चेहरे पर खून से सने आंसुओं की 2 धारें बह रही थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे और जब उसने अपना मुंह खोला तो उसमें बहुत सारा खून था। कहाँ है मेरे पिता? नव्या दहाड़ी।
अगर मेरे पिता को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी हालत ऐसी कर दूंगी कि तुम मौत की भीख मांगोगी। मौत से भी बदतर। हा हा हा, महिला जोर जोर से हंसने लगी। क्या मैंने मौत से बदतर जिंदगी नहीं जी है? तुम पिता और पुत्री की आपस में मिलीभगत थी, इसीलिए तुम दोनों खौफनाक मौत मरने के हकदार हो। क्यू जाकर मेरे पिता को ढूंढो। नव्या ने खुद महिला से पूछताछ करने का फैसला किया। उनका दिल बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था। महिला जो कह रही थी उस पर विश्वास किया जा सकता था, लेकिन वह यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थी कि शियांग जेनलांग सचमुच मर चुके हैं। क्यू ने सिर हिलाया और तुरंत हर कमरे में शियांग जेनलांग की तलाश करने चला गया। ये देखकर गोंगजू ने भी कहा, नव्या जी कृपया सावधान रहें। मैं भी जाकर आपके लिए आसपास देखता हूँ। उन्हें ढूंढने का क्या फ़ायदा, वैसे भी वे सब मर चुके हैं। महिला पागलों की तरह हंसती रही। उसकी आवाज़ में खुशी और दर्द दोनों का मिश्रण था, जो नव्या को बहुत ही चुभने वाला लग रहा था। तुम जैसी अंधी के लिए इसमें खुश होने वाली क्या बात है? नव्या ने ठंडे स्वर में कहा। आखिर तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? हा, तुम खुद ही अंदाजा क्यों नहीं लगाती? महिला ने ऊपर हाथ बढ़ाकर अपना चेहरा छुआ और खून तुरंत उसके आधे चेहरे पर फैल गया, लेकिन उसकी मुस्कान एक खून से सने लाल गुलाब की तरह थी, जो एक अजीब सी सुंदरता बिखेर रही थी। बेशक मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो। ओह मैडम यान। नव्या ने उस महिला के करीब कुछ कदम बढ़ाए, उसे नीचे देखते हुए कहा, मैडम यान आप अपने आंगन में क्यों नहीं रह रही हैं? आप महल में क्या कर रही हैं? महिला काफ़ी हैरान थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि नव्या इतनी जल्दी उसकी पहचान का अंदाजा लगा लेगी। तुम्हें कैसे पता चला? मैडम यान ने पूछा, उसके चेहरे पर हैरानी की झलक थी। तुम मुझसे कभी मिली भी नहीं हो, तो तुम्हें कैसे पता चला? मैंने आपकी कमर पर जो जेड पेंडेंट देखा है, वैसा ही एक पेंडेंट मैंने चौथी बहन के पास देखा था। नव्या ने मैडम यान की कमर पर बंधे जेड पेंडेंट की ओर देखा। मैडम यान मूल रूप से डोंगयू की राजकुमारी थी, लेकिन बाद में वह शियांग जेनलांग की उपपत्नी और शियांग टिंगटिंग की सगी मां बन गईं। मैडम यान कई सालों से एकांतवास में रह रही थी, और यहाँ तक कि शियांग टिंगटिंग भी उनसे बहुत कम ही मिलती थी। तो ऐसी बात है। मैडम यान को आखिरकार समझ आ गया कि उसने नव्या की क्षमताओं को कम आंका था। इतनी दूर से भी नव्या उसे अंधा करने में कामयाब रही थी। अब वह सचमुच अपाहिज बन चुकी थी। मेरे पिता कहाँ हैं? नव्या ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए फिर से पूछा। उसकी आवाज़ में पहले से कम गुस्सा था। चूंकि यह मैडम यान थी, इसलिए नव्या को विश्वास था कि मैडम यान उसके पिता को मारने में सक्षम नहीं थी। मैंने कहा ना कि वह मर चुका है, तुम मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करती? मैं उससे बहुत नफरत करती हूँ, उसी ने इतने सालों से मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। तो मुझे बताओ, अब जब वह मेरे हाथों में पड़ गया था, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे जाने दे सकती थी? मैडम यान ने व्यंग्य करते हुए कहा। तुम मेरे पिता से इतनी नफरत करती हो, तुम्हें लगता है कि इससे तो तुम्हारा मर जाना ही बेहतर होता, तो तुम इसी लायक हो। तुम ही वह इंसान थी जिसने गिड़गिड़ाकर मेरे पिता की उपपत्नी बनने की भीख मांगी थी, तो जो कड़वा फल तुमने खुद बोया है, उसके लिए तुम किसे दोष दे सकती हो? नव्या ने बेरहमी से पलटवार किया। तुम कहती हो कि मेरे पिता मर चुके हैं, कि तुमने उन्हें मार डाला है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर विश्वास कर लूंगी? मेरे पिता पहले से ही तुमसे सावधान थे, भला तुम्हें उन्हें मारने का मौका कैसे मिल सकता था? सावधान? बेशक, नव्या ने उपहास किया। जब मुझे याओ आंगन में टपकता हुआ गू मिला, तो मैं पहले से ही जानती थी कि यह तुम्हारी करतूत है। लेकिन चौथी बहन की खातिर मैंने तुम्हारी सच्चाई को उजागर नहीं किया। लेकिन तुम फिर भी बाज नहीं आई, और तुमने मेरे कमरे में जहरीले सांप भी छोड़ दिए। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? ये सिर्फ मैं ही नहीं जानती थी, बल्कि पिताजी भी जानते थे। पिताजी बस ये देखना चाहते थे कि तुम क्या चालें चल रही हो, इसलिए तुम्हारी हर हरकत पर नज़र रखी जा रही थी। अब बताओ, भला तुम्हें मेरे पिता को नुकसान पहुंचाने का मौका कैसे मिल सकता था? हा, मैडम यान हंसते हंसते रो पड़ी। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। शियांग जेनलांग, तुम अभी भी पहले जैसे ही हो? नव्या ने शांत स्वर में पूछा। मेरे पिता किक्सिया महल में हैं या नहीं? क्या तुमने आज उन्हें देखा था? अगर तुम सच बताओगी, तो चौथी बहन की खातिर मैं तुम्हें अपने बुढ़ापे के दिन शांति से गुजारने दूंगी। शांति से अपना बुढ़ापा गुजारने दोगी? मैडम यान धीरे से हंसी। नव्या, क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे पिता से इतनी नफरत क्यों करती हूँ? मैं पहले ही कह चुकी हूँ, ये सब तुमने खुद अपने ऊपर मोल लिया है। नव्या ने ठंडे स्वर में कहा। मैडम यान ने टटोलते हुए खुद को पैरों पर खड़ा किया, कुछ कदम बढ़ाए, और उसका पूरा शरीर खतरनाक रूप से डगमगा रहा था। मैं तुम्हें बताती हूँ नव्या, इन सभी बच्चों में से केवल तुम ही शियांग जेनलांग की सगी जैविक संतान हो। मैडम यान ने कहा। टिंगटिंग नहीं है, और शियांग याहे के बच्चों में से भी कोई नहीं है। तुमने क्या कहा? नव्या स्पष्ट रूप से हैरान थी। वह जानती थी कि शियांग जेनलांग उसका पक्ष लेते थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी स्थिति होगी। मैडम यान धीरे से हंसी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह मरने लायक था?
भले ही मैंने एक उपपत्नी के रूप में उससे शादी करने की जिद की थी, भले ही उसने मुझे नहीं छुआ होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने बस यूं ही मेरे लिए कोई दूसरा आदमी ढूंढ लिया और मुझे इतने सालों तक अंधेरे में रखा गया। हा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उससे नफरत करनी चाहिए या नहीं? नव्या एक पल के लिए अवाक रह गई, लेकिन तभी उसे क्यूईयू की आवाज़ सुनाई दी, कुमारी जल्दी इधर आइए। क्यूईयू की आवाज़ बहुत बेचैन थी और यह पहली बार था जब नव्या ने क्यूईयू को इतनी जल्दबाजी और घबराहट भरे स्वर में बोलते सुना था। कुमारी, मालिक यहाँ हैं। हमें देर हो गई, मुझे देर हो गई। जब यह आवाज़ नव्या के कानों तक पहुंची तो उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। उसके पास ज़्यादा सोचने का समय नहीं था, इसलिए वह मुड़ी और लड़खड़ाते कदमों से उस दिशा की ओर चल पड़ी जहां से आवाज़ आई थी। क्यूईयू किक्सिया महल के एक पार्श्व कक्ष में था। पार्श्व कक्ष का दरवाजा प्रवेश द्वार के सहारे टिका हुआ था, वह मोटे मकड़ी के जालों से ढका हुआ था और वहां एक अजीब सी खौफनाक खामोशी पसरी हुई थी। जैसे ही क्यूईयू की आवाज़ आई, गोंगजू भी दूसरी तरफ से दौड़कर आ गए। नव्या पार्श्व कक्ष के करीब और करीब पहुंच रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर की सारी ताकत निचोड़ ली गई हो। उसकी करीब जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, वह बुरी तरह डरी हुई थी। उसने पहले कभी ऐसा डर महसूस नहीं किया था, वह शियांग जेनलांग को खोने से डर रही थी। जब से उसने पुनर्जन्म लिया था, वह अनजाने में ही शियांग जेनलांग से एक गहरा जुड़ाव महसूस करती थी, लेकिन वह ये भी स्पष्ट रूप से समझती थी कि यह जुड़ाव केवल पिता और पुत्री के बीच का एक स्वाभाविक रिश्ता था। उसके मन में शियांग जेनलांग ही उसके असली पिता थे। शियांग जेनलांग ने उसकी सारी जल्दबाजी और आक्रामकता को स्वीकार करते हुए उसे खूब लाड़ प्यार दिया था। उन्होंने उसे दुनिया का सबसे महान पिता का प्यार दिया था और अंततः उसे समझ में आ गया था कि एक पिता को कैसा होना चाहिए। इस पल पार्श्व कक्ष में क्या हुआ होगा, ये सोचकर ही वह इतनी डर गई थी कि एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। वह जानती थी कि शियांग जेनलांग के प्रति उसका सम्मान और प्यार नव्या और शियांग जेनलांग के बीच जन्मजात खून के रिश्ते के कारण था, लेकिन वह हमेशा याद रखती थी कि वह वास्तव में नानगोंग हुआन्यान थी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि यह कब शुरू हुआ, लेकिन नानगोंग हुआन्यान की यादों की जगह अब नव्या की यादों ने ले ली थी। नानगोंग हुआन्यान ने हमेशा एक दबी कुचली जिंदगी जी थी। वह पारंपरिक महिला गुणों का पालन करती थी, कोमल और संकोची थी। हालांकि वह कभी कभी कठोर हो सकती थी, लेकिन वह लगभग कभी भी किसी की जान लेने की हद तक नहीं गई थी। उसे सांसारिक मामलों में उलझना पसंद नहीं था और नानगोंग जियान तथा मुरोंगचू के अलावा उसके आसपास कोई और महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं था। और नव्या के बारे में क्या? नव्या ने कम उम्र से ही लोगों की धमकियां और प्रताड़नाएं झेली थीं, लेकिन वह बेहद उग्र थी। वह जानती थी कि वह उन लोगों से लड़ने में असमर्थ थी, लेकिन फिर भी उसने हमेशा विरोध किया। भले ही हर बार वही चोटिल होती थी, लेकिन वह अदम्य थी और उसने कभी हार नहीं मानी। लेकिन क्या हो अगर वे दोनों एक ही इंसान बन जाएं? नव्या ने सोचा कि जब वह पुनर्जीवित हुई तो ऐसा लगा जैसे उसने नानगोंग हुआन्यान का व्यक्तित्व पूरी तरह खो दिया हो। उसने नव्या के बारे में सब कुछ स्वीकार कर लिया था और बिना जाने ही नव्या के सभी गुणों को चरम सीमा तक ला दिया था। नव्या अभी भी आवेगी, जिद्दी, चिड़चिड़ी और हार न मानने वाली थी। एकमात्र बदलाव उसके आसपास के लोग और उसकी अपनी क्षमताएं थीं। लेकिन अभी वह अपने आसपास के लोगों की रक्षा भी नहीं कर सकती। वह शियांग जेनलांग के संरक्षण में खुश और स्वस्थ थी, लेकिन क्या होगा अगर शियांग जेनलांग ही नहीं रहे? उसकी यह सोचने की हिम्मत नहीं हुई, ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं हुई। उसके सामने अब ज़्यादा रास्ता नहीं बचा था और उसका हर एक कदम उसे उस भयानक परिणाम के एक कदम और करीब ला रहा था, लेकिन वह और करीब नहीं जाना चाहती थी। क्या खुद से झूठ बोलना और खुद को ये बताना संभव है कि पिताजी अभी भी जीवित हैं? नव्या जी, गोंगज्यू ने नव्या की व्याकुल और हताश अवस्था देखी और उसकी बांह को सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। नव्या अपने कदमों पर रुक गई, अपना सिर घुमाकर गोंगज्यू की तरफ देखा और धीरे से अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैं खुद चलूंगी, नव्या ने शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज़ खामोशी से भरी हुई थी, उसके भीतर एक अंतहीन दुख उमड़ रहा था, जो अंततः एक ठंडी खामोशी में बदल गया था। गोंगज्यू ने नव्या की जाती हुई आकृति को देखा, उनकी भौहें सिकुड़ गईं। वह नव्या की भावनाओं को समझ रहे थे, लेकिन जो हो चुका था वह हो चुका था और उदासी से कुछ भी हल नहीं होने वाला था। नव्या कदम दर कदम पार्श्व कक्ष की ओर बढ़ी। जब वह दरवाजे पर पहुंची तो उसने ऊपर देखा और कक्ष के अंदर का नज़ारा उसकी आंखों के सामने आ गया। पार्श्व कक्ष में शियांग जेनलांग बिल्कुल बीच में लेटे हुए थे और उनके बगल में क्यूईयू एक घुटने के बल बैठा था। जब उसने नव्या को कक्ष के बाहर देखा तो क्यूईयू ने नव्या की ओर देखा और ना में अपना सिर हिला दिया। नव्या का चेहरा किसी कठपुतली की तरह भावहीन था। जैसे ही उसने पार्श्व कक्ष में कदम रखा और सीधे शियांग जेनलांग के पास चली गई। शियांग जेनलांग का चेहरा शांत था, फिर भी उसमें कोई जान नहीं थी। मालिक की मौत जरूर जहर से हुई होगी, क्यूईयू ने धीमी आवाज में कहा। नव्या धीरे से नीचे बैठी और शियांग जेनलांग के बगल में घुटनों के बल बैठ गई।
ऐसा लग रहा था मानो उसने क्यूईयू का एक भी शब्द नहीं सुना हो। कुमारी मालिक, क्यूईयू नव्या को याद दिलाना चाहता था, लेकिन नव्या की हालत देखकर वह केवल चुप ही रह सका। नव्या ने शियांग झेनलांग की सांसें जांचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और यह पुष्टि करने के बाद कि शियांग झेनलांग मर चुके हैं, उसकी उंगलियां कांप उठीं। पिताजी, आपकी बेटी यहाँ है, नव्या ने कोमलता से कहा। उसकी आंखों से अनजाने में ही आंसू छलक पड़े। ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था, उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके हाथ ने शियांग झेनलांग के चेहरे को छुआ, वह अभी भी गर्म था। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वह अब नहीं रहे? गोंगज्यू ने धीमे स्वर में कहा, नव्या जी, कृपया मेरी संवेदनाएं स्वीकार करें। क्यूईयू ने भी उसे याद दिलाया, मौत से पहले मालिक को जिस चीज़ की सबसे ज्यादा परवाह थी वह कुमारी ही थी। कुमारी, कृपया अपना ख्याल रखें और इस दुख को स्वीकार करें। अभी भी कई चीजें हैं जिन्हें आपको संभालना है। संवेदनाएं। नव्या अपने आंसू पोंछते हुए धीरे से हंसी। ये सच है, वे सभी मेरे पिता की मौत चाहते थे। निश्चित रूप से मुझे खुद को सांत्वना देनी चाहिए। नव्या के बात खत्म करते ही बाहर एक हंगामा मच गया, जिससे ये संकेत मिल रहा था कि शाही रक्षकों ने यहां तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया है। शाही रक्षकों के कमांडर जल्दी ही पार्श्व कक्ष में पहुंच गए। अंदर का नजारा देखकर वह बुरी तरह घबरा गए और चिल्लाए, जल्दी जाकर सम्राट को सूचित करो। कई अन्य शाही रक्षकों ने बगल वाले कक्ष से मैडम यान को लाकर शाही रक्षकों के कमांडर को रिपोर्ट की। कमांडर, हमें मुख्य कक्ष में एक अज्ञात महिला मिली है, उसे यहाँ लाओ। शाही रक्षकों के कमांडर ने आदेश दिया और उनके आदमियों ने मैडम यान को लाकर सीधे पार्श्व कक्ष में फेंक दिया। मैडम यान को देखकर नव्या ने ठंडी आवाज में पूछा, मैडम यान, आखिर मेरे पिता की मौत कैसे हुई? नव्या की आवाज सुनकर मैडम यान जोर जोर से हंसने लगी और बोली, नव्या, क्या तुम्हारा दिल टूट गया है? तुम्हारा पिता मर चुका है और अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। भविष्यवाणी चाहे कितनी भी रहस्यमयी और अप्रत्याशित क्यों न हो, बिना किसी सहारे के तुम क्या कर सकती हो, नव्या? कौन सी भविष्यवाणी? मैडम यान की बातों में मुख्य शब्दों को पकड़ते हुए नव्या ने पूछा। भविष्यवाणी? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये बताऊंगी? मैडम यान और भी जोर से हंसी। शियांग झेनलांग की यह नियति उसके कर्मों का ही फल है। ये सब कर्मों का फल है। नव्या, अगली बारी तुम्हारी है। क्या शियांग झेनलांग और किंगनिंग, उस नीच जोड़े द्वारा किए गए पापों की सजा तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए? हा, तुम जैसी बेकार औरत किस बात पर इतना इतरा रही हो? नव्या ने तीखे स्वर में कहा। यद्यपि वह गुस्से में थी, लेकिन उसका लहजा पहले जैसा उतावला नहीं था। तुमने कहा था कि तुमने मेरे पिता को मार डाला। ठीक है, तो मुझे बताओ, तुमने मेरे पिता को कितनी बार चाकू मारा था? मैडम यान इस वक्त अंधी थी और शियांग झेनलांग की चोटों को बिल्कुल नहीं देख सकती थी। नव्या की बात सुनकर उसने उपहास किया और कहा, चाहे मैंने उसे कितनी भी बार काटा हो, शियांग झेनलांग तो मर ही चुका है। मूर्ख, नव्या ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मेरे पिता को तो चाकू मारा ही नहीं गया था। मैडम यान के चेहरे के भाव कठोर हो गए। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। इसे बाहर खींच ले जाओ। मैं नहीं चाहती कि यह मेरे पिता को परेशान करे। नव्या ने मैडम यान की ओर इशारा करते हुए शाही रक्षकों के कमांडर से कहा। शाही रक्षकों के कमांडर ने सिर हिलाया और अपने आदमियों को मैडम यान को घसीट कर ले जाने का आदेश दिया। कमांडर साहब, क्या आप और आपके आदमी कृपया थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? मैं अपने पिता से कुछ देर बात करना चाहती हूँ। नव्या ने फिर शाही रक्षक कमांडर और अन्य लोगों से जाने के लिए कहा। शाही रक्षकों के कमांडर ने नव्या की भावनाओं को समझते हुए सिर हिलाया और अन्य लोगों को पीछे हटने का निर्देश दिया और फिर खुद ही पार्श्व कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया।